और इस वक्त की जो 10 बड़ी बातें हैं वो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसराइल के हमले में सैयद आयतुल्लाह खामेनी की मौत हो गई है। ईरान में 40 दिन का शोक जो है वो अनाउंस किया गया है। 7 दिनों की छुट्टी है और साथ ही साथ बता दें मुज्तबा खामेनी ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने, ये भी ऐलान किया जा चुका है। इसके अलावा आपको चौथी खबर, ईरान इजराइल पर बड़ा जवाब हमला किया है। और इन सब के बीच ये बड़ी बातें हैं जो स्क्रीन पर लगातार आप देख रहे हैं, किस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट में इस जंग की आग जो है वो फैलती चली जा रही है और वहाँ हालात कैसे हैं। कुवैत में अमेरिकी बेस पर ईरान का बड़ा हमला हुआ है, बहरीन में भी हमला हुआ था, इसके पहले रियाद में भी हमला हुआ था। कई ऐसी खबरें आ रही हैं। बहरीन में ईरानी ड्रोन से ने कुरान मचा दिया है। इन सब के बीच आपको बता दें कि बड़ी तादाद में अब मिडिल ईस्ट से लोग बाहर अपने मुल्कों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तेल अवीव में डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स पर हमला किया गया है। इसके अलावा जो नई बड़ी अपडेट है वो दुबई में भी कई जगहों पर बड़े धमाके हुए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इन तमाम खबरों के बीच ये भी है कि कतर की राजधानी दोहा में तेज धमाके हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर मोहम्मद सोहराब, एक्सपर्ट हैं फॉरेन अफेयर्स के, डॉक्टर अर्शी खान, फॉरेन एक्सपर्ट, प्रोफेसर अजिताब, इंटरनेशनल स्टडीज के एक्सपर्ट हैं, और इसके अलावा डॉक्टर सैयद इनामुर रहमान हमारे साथ एनालिस्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले प्रोफेसर मोहम्मद सोहराब आपके पास आना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि इस वक्त जो भी हालात हैं जिनसे आप बखूबी आप भी वाकिफ हैं, इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे, किस मोड़ पर है तमाम चीजें? इलाकाई सतह पे अगर देखेंगे तो पूरे इलाका जो है, पूरा खित्ता जो है एक तरह के क्योस में, डिसेंडिंग इन द क्योस में जा रहा है जी। ईरान के तनाजुर में देखेंगे तो मैं समझता हूं कि ये ऐसा वक्त है कि ईरान के अंदर जो कुछ भी ईरान के अवाम करेंगे वो अमेरिका और इजराइल और मगरबी दुनिया के बिल्कुल बरक्स हो। यानी अमेरिका और मगरबी दुनिया ये मानने को तैयार नहीं है कि ईरान में कौमियत नाम की कोई चीज है जी। वो ये मानते हैं कि मुल्ला डोमिनेशन है, कौमियत नाम की चीज नहीं है। और इस वक्त ईरानियन कौमियत को लेकर ईरान के सड़कों पे है और ये एक बहुत बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट है, इसलिए कि ये जो मोरल वैक्यूम क्रिएट हुआ है इस वक्त, बहुत सारे लीडरशिप की जाने चली गई हैं, वो यही नेशनलिज्म की फर्वर जो है वो उसको फील करेगा और इसी के वजह से ईरान के अंदर इस्तेहकाम आएगा। और जब ईरान के अंदर इस्तेहकाम आएगा तो फिर ईरान जो है अपने खुद मुख्तारी, अपने सालमियत, अपने आजादी, अपनी हुर्रियत पसंदी को लेकर दुनिया के अक़वाम से नेगोशिएट कर पाएगा जी। ये पहला रिएक्शन आपका था। डॉक्टर अर्शी खान, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कुम की मस्जिद जमकरान पर लाल झंडा नस्ब किया जा चुका है, क्या कहेंगे आप? भाई ये तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि ये जो दहशतगर्दी है वो किसके खिलाफ हुई है। ये तो ईरान जो है, ईरान, फलस्तीनी और साउथ लेबनान, ये जो पूरे इलाके हैं ये तो दहशतगर्दी के शिकार रहे हैं और दहशतगर्दों ने ही इन पे हमला किया। और आप जानते हैं कि जो कंपाउंड था जिसमें वो ऑफिशियली किसी तहखाने में नहीं थे, जैसा कि कहा जा रहा था कि तहखाने में है और हाइडिंग में है, वो काम कर रहे थे और उस पर 30 बॉम्ब्स गिराए जी। अब वो 30 बॉम्ब्स किस लेवल के थे वो तो मुझे नहीं पता। नेचुरली 30 बॉम्ब्स में कहां से कोई भी आदमी वहां पे बच पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, न कि सिर्फ ईरान के लिए बल्कि सारे ह्यूमैनिटी के लिए और पूरे वर्ल्ड के इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, सिस्टम के लिए, कि अगर यही रूल ऑफ लॉ बन गया और यही अगर ग्लोबल ऑर्डर बन गया तो फिर तो इसमें यही होगा कि भाई हर आदमी एक दूसरे आदमी के खिलाफ हो जाएगा, जिसे जो हॉब्स में जो स्टेट ऑफ नेचर था कि एवरीवन इज एट वार विथ अनदर। तो ये एक बहुत ही ट्रेजिक सिचुएशन है, बहुत बड़ी दहशतगर्दी, ग्लोबल टेररिज्म का ये सबूत है कि आपने एक ऐसे लीडर को मारा जो कि रिलीजियस लीडर, भाई जैसे पोप हैं आपके कैथोलिक क्रिश्चियन में पोप होते हैं, प्रोटेस्टेंट तो होते नहीं। तो इसमें जो शिया जो फिरका है मुसलमानों का, इसमें बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। तो इसमें जो इनके आपके कारवां थे, जो इनके सरबराह थे, आपने उनको मार दिया। और आप अगर अब शुरू से देखेंगे तो खमेनाई साहब ने कभी भी मतलब ये नहीं कहा कि हम अमेरिका को खत्म कर देंगे, इन्होंने ये कहा कि जो वहां पे गलत है उसको हम खत्म करें जी, जो खराब चीज है। तो हमेशा इन्होंने जो है आपके मजलूम के लिए आवाज उठाई। भाई फलस्तीन कौन है, मजलूम है। आज उनका अमेरिका भी साथ नहीं दे रहा है, जबकि अमेरिका ने वादा किया था। हम भी साथ नहीं दे रहे हैं जो हमने वादा किया था ये स्टेट सॉल्यूशन की बात। तो अगर ईरान उसका साथ दे रहा है तो कौन सी गलती थी और कौन सा ये था। तो ये कोशिश की जा रही है कि इनके लीडरशिप को अटैक करके
हम इस तरह से ईरान को बना दें जैसे हमने कुवैत को बना दिया है, जैसे हमने आपके जो है लेबनान को बना दिया है, वो लेबनान गवर्नमेंट को, ताकि ये यस मैन बन जाए। तो मुझे ये लगता है कि ईरान का इशू सिर्फ मुस्लिम का नहीं है, पूरे एशियन और पूरे नॉन वेस्टर्न लोगों का है। अगर ईरान इसमें हार गया मान लीजिए, तो पूरी ह्यूमैनिटी हार जाएगी। इसलिए मैं समझता हूं कि ईरान के साथ जो हुआ, सारे लोगों को इस पर सपोर्ट देना चाहिए, खासकर इंडियन गवर्नमेंट को भी ओपनली जो है कंडेम करना चाहिए कि इस तरह से, इसलिए कि ईरान हमारा बहुत पुराना दोस्त रहा। इट्स ए वेरी कंडेमनेबल, जी, प्योर टेररिस्ट अटैक। ठीक है। प्रोफेसर अजिताभ, कमिंग टू यू, ये सिचुएशन क्या बता रहा है? किसको कहा जाए, कहां से ये वर्ड आता है कि दहशतगर्दी, आतंकवाद, आतंकी हमला, किस हमले को आतंकी माना जाए, किस हमले को आतंकी ना माना जाए? एक सॉवरेन स्टेट के सुप्रीम लीडर को उसके अपने कंपाउंड में बॉम्ब गिराकर मार देना, कैसे परिभाषित करेंगे इसे? ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि सॉवरेन स्टेट के पे आक्रमण करना, उसके सुप्रीम लीडर पे अटैक करना, ये पूरी विश्व व्यवस्था चरमरा सी गई है। और खास करके राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। और दुर्भाग्य से संयुक्त राष्ट्र संघ इन मुद्दों पे कोई बहुत बड़ा एक्शन या बहुत बड़ा उपाय ढूंढने में नाकाम रहा है। और इसलिए संयुक्त राष्ट्र की अहमियता भी खत्म हुई है। और जो अभी हमने वेनेजुएला के केस में भी देखा, वहां भी एक सॉवरेन राष्ट्र का ही था, और फिर हम ईरान के केस में रहे। तो सिंपली ये कहा जाए कि जिसकी लाठी उसका भैंस, ये चल रहा है। और पूरी जो ग्लोबल डिसऑर्डर कहें, उसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की चल रही है। और उसके नाते ये कब और कहां रुकेगा ये कहना मुश्किल है। ईरान में जो आज हुआ है, निश्चित रूप से जो भी मुद्दे थे उस पे ईरान ने बातचीत का रुख अख्तियार किया था। आपस में बातचीत चल रही थी इनकी, कल भी जैसे बातचीत हो रही थी, और बहुत सारे अमेरिका के जो भी प्रस्ताव थे या जो भी उनकी मांगे थी, उस पे बहुत सारे मुद्दों पे सहमति सी बन गई थी। बट जो रीजनल पावर्स हैं, इजराइल और सऊदी, इन सब का नाम आ रहा है कि भाई इनकी वजह से ये कल जो वारदात हुई है और जो आप लड़ाई युद्ध देख रहे हैं, महायुद्ध देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खास करके मैं तो ये कहूंगा कि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, उनको भी ये सोचना होगा कि ये कहीं तो कोई लक्ष्मण रेखा इसकी होगी। अदरवाइज आज ईरान पे हुआ है, कल किसी और पे हो सकता है, यू नेवर नो। तो कहीं ना कहीं आपको खुद अपनी गिरेबान में झांकना होगा कि कहां इसकी, किस हद तक हम जाएं और किस हद तक हम दूसरे सुपर पावर को, खास करके अमेरिका को, अपने मामलों में इंटरफेयर करने के लिए अलाउ करें। संगठित होना, खास करके सॉवरेंटी के मामले में, देश की अपनी व्यवस्था है, अपनी सीमाएं हैं और अपने शासन है, अपने कानून है। उन कानूनों के तहत भी अगर चीजें चल रही है तो उस पे आप ऊपर से थोप देना किसी चीज को, इसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद इनामुर रहमान, एनालिस्ट है। इनामुर रहमान साहब, विशाल बोल रहा हूं। मेरा सवाल आपसे ये था कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि फिल वक्त जितनी भी चीजें आप देख पा रहे हैं डेवलपमेंट्स के नाम पर, जो चीजें हो रही हैं एक के बाद एक, उस पर पहले आपका रिएक्शन क्या है? मेरा रिएक्शन यही है, इंतहाई अफसोस और शर्मसार महसूस करता हूं मैं कि एक इतना बड़ा लीडर इतनी आसानी से जो है मार दिया जाता है, और वो मुल्क लाख तैयारी के बावजूद अपने लीडर को बचा नहीं सकता। तो उसकी वजह मुझे यही समझ में आती है कि घर का भेदी तो था ही था जो लंका ढाया होगा, लेकिन उन लोगों ने जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम करके किसी तरह के रिएक्शन को रोकने में कामयाबी हासिल की, उसके लिए मैं समझता हूं कि प्रिपेयर्डनेस की बहुत ज्यादा कमी थी, और वो कमी किसी तरह से चीन और रूस की मदद के बावजूद पूरी नहीं हो सकी, जो कि हैरत की भी बात है। और उसकी और ज्यादा अफसोस की बात इस एतबार से है कि कल ये किसी और के साथ भी यकीनन होगा। खामेनेई को एक इंतहाई बुरा आदमी बताकर उनकी जान के पीछे पड़ना एक इंतहाई शर्मनाक बात है। वो एक रिलीजियस आदमी थे, वो सिर्फ जो है कौम और मुल्क के लिए काम करना चाहते थे और पीस के लिए कोशाद थे। पीस की गुफ्तगू भी चल रही थी उनके लोगों की तरफ से। लेकिन अब जो हुआ है वो खित्ते में जिस तरह की आग लगी है, उसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस बुरी तरह से बढ़ गई है।
इस एतबार से कि अब वो ईरान के हमले उनके मुल्कों पर हो रहे हैं तो वो ईरान को उसका दोषी समझ रहे हैं, जबकि ईरान एक रिएक्शन के तौर पर कर रहा है। वो इतने सालों से जब ये लोग अपने बेसिस बनाने दिए थे उन जगहों पर, उन बेसिस की वजह से किसको खतरा हो सकता था? रूस और चीन को तो नहीं हो सकता था, जो उनके मद्दे मुकाबिल आ सकते थे। तो इस सूरत में ये लड़कियों के स्कूल पर हमला करके 85 लड़कियों की जान ले लेना, वो एक खास साजिश की शक्ल नजर आती है मुझे, क्योंकि इसराइल का एक तरीका है जंग का कि बच्चों का, मासूमों का खून बहाया जाए, तो उससे शायद वो लोगों के अपने काले करतूतों को कुछ मदद मिलती है, कुछ किसी तरह की सहूनी शैतानी ताकतें उनकी का मदद को आ जाती हैं कि मासूमों का खून बहाकर जो है उनको ताकत मिलती है। और ये ताकत इन्होंने इस्तेमाल की एक इंतहाई शरीफ आदमी को मारने के लिए, जो कि हर तरह से अमन का पुजारी था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पूरे खित्ते में आग लगी हुई है और दुनिया के सारे अवाम इसका खमियाजा भुगतेंगे। ट्रंप को सबसे कम शायद नुकसान हो, इसराइल को थोड़ा कुछ ज्यादा नुकसान हो, मगर यह है कि जो नाकर्दा गुनाह दुनिया तमाम के जो लोग हैं, दुनिया तमाम के लोग हैं जो महंगाई से जूझेंगे, खिल्लत से जूझेंगे, अपनी फैमिलीज के लिए परेशान रहकर जूझेंगे और जो है फ्लाइट के कैंसिलेशन की वजह से परेशान रहेंगे। हर तरह से जो मुसीबतें आ रही हैं, इसका जिम्मेदार खालिसतन अमेरिका है। और अमेरिका को ये खुली छूट दे देने वाले अगर सवरेन मुल्क हैं तो उनको अपने आप को सवरेन कहना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने वैसा एहतजाज नहीं किया वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाए जाने पर। यही हाल अब यहां हो रहा है और बहुत जल्द कहीं और भी हो सकता है। इसके लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। बहुत शर्मनाक है। आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो है खमैनी साहब की जो है इंतकाल की खबर को आप शहादत कहें, मौत नहीं कहें, खुदारा। जी प्रोफेसर मोहम्मद सोराब, एक बार फिर मैं आपके पास आता हूं सेकंड राउंड। मेरा सवाल अब आपसे ये होगा कि ऐसा क्यों है? अभी प्रोफेसर जिताब ने कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो क्या लाठी का मतलब यहां पर क्या है? और क्या ऐसी कौन सी खता थी, क्या ऐसा ईरान ने कर दिया था कि सो कॉल्ड जो कंट्रीज है अमेरिका या इजराइल, वो इंसानियत की दुहाई देते हुए और इंसानियत के लिए खतरे की दुहाई देते हुए उसे ये हमला कर दिया? देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस का बहुत सिंपल मीनिंग है कि जिसके हाथ में ताकत है उसी के हाथ में सब कुछ है, उसी की हुकूमत चलती है, मोरालिटी, कानून सब उसी के हिसाब से बनता है, देखी जाती है। मतलब जिसके हाथ में ताकत का मतलब क्या ये कि जिसके हाथ में सबसे ज्यादा ताकत? यही हो रहा है जी। तो फिर तो जिसके पास कम ताकत वो तमाम लोगों के लिए खतरा है। डेफिनेटली तमाम लोगों के लिए खतरा है, और किसी को एहसास हो या ना हो, हर कंट्री इज एट द रिसीविंग पॉइंट। हर कंट्री इसको देख रहा है, झेल रहा है, बुरी तरीके से नुकसान उठा रहा है। उससे हमारा कंट्री मुस्तस्ना नहीं है। हम भी, हमारी जो वकार थी ग्लोबल कम्युनिटी में, वो जीरो पे आ गई है। वो इसी वजह से आ गई है कि हमने घुटना टेक दिया है, हमने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। आई एम टॉकिंग अबाउट मोरल ताकत। हमने अपने मोरल ताकत को इस्तेमाल नहीं किया, नतीजा ये हुआ कि बर्बरियत का आगे हमने भी घुटना टेक दी। जहां तक ईरान का मामला है, उस खित्ते के तनाजुर में ईरान एक वाहिद कंट्री है जिसके पास रेजिस्टेंस की विल एंड पोटेंशियल दोनों है, और उस रेजिस्टेंस की विल एंड पोटेंशियल को वो मजलूम कौम के लिए इस्तेमाल कर रहा था। और यही वजह है कि ईरान को एक बहुत बड़ा रुकावट देखा गया, जो अमेरिकन एंड ज़ायनिस्ट स्ट्रेटजी है कि उस पूरे खित्ते को पॉलिटिकली एंड ज्योग्राफिकली उसको आई मीन द काइंड ऑफ रिकार्टोग्राफी, उसके फिर से उसको कार्टोग्राफी करना है, उस खित्ते को फिर से एक नए शक्ल देना है, जिसमें ईरान सबसे बड़ा रुकावट था और ईरान को एलिमिनेट करना उनका मकसद है।